हेलो गाइस, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार इंट्रोडक्शन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज अपन बात करेंगे अपने साइंस जो एनटीपीसी ग्रुप डी कंपटीशन के किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, कोई भी स्टेट पीसीएस हो गया जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, यानी कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए एसएससी हो गया, रेलवे बैंक हो गया, जहाँ पे भी साइंस पूछी जाएगी वहाँ सभी में आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए अब अपन इसमें दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज आगे डिस्कस करने वाले हैं मोशन में चल रहा था अपना लास्ट, अपन ने क्या कर दिया था, यानी कि मोशन के तीनों गति के तीनों समीकरण, यानी कि गति के हम तीनों समीकरण के बारे में बात कर चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या था, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2s। और तीसरा क्या था, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो अपन ने गति के तीनों समीकरणों के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अपन ने दो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे एक दो क्वेश्चन के बारे में, और उसके बाद अपन बात करेंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे अपने नए टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने इनको उल्टा लिख दिया स्टूडेंट्स, देखा ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, निम्न में से त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। निम्न में से त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। आपका फर्स्ट a equals to v minus u upon t, b equals to a equals to u minus v upon t, c equals to, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, और आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, तो उसमें आपको बताने हैं। तीसरा है आपका a इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और लास्ट है आपका स्टूडेंट्स d इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हमें क्या पूछा है, एक्सीलरेशन पूछा है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इधर, इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, ये पूछना क्या चाह रहा है कि निम्न में से त्वरण या एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कौन सा है। तो देखिए गाइस, इधर देखिए कि गति के प्रथम नियम से देखिए, गति के प्रथम समीकरण से देखिए, v इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, u प्लस ए टी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक्सीलरेशन है, हमें a निकालना है, t इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v माइनस यू। और जब मुझे a निकालना है
तो v माइनस यू अपॉन टी। समझ में आ गई बात? यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा फिर, v माइनस यू, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही है। बात समझ में आ गई? अपन ने क्या करा कि इसके बेस पे भी एग्जांपल किए, इसके बेस पे भी एग्जांपल किए, इसके बेस पे भी। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यानी कि संवेग संरक्षण का नियम, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इधर एग्जाम्पल आज का दूसरा। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से प्रारंभ होकर पाँच मिनट बाद 72 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से प्रारंभ होकर 5 मिनट बाद 72 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है, तो उत्पन्न त्वरण याद कीजिए। तो देखिए इधर आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि सारे के सारे जो दिए हुए हैं वो एमकेएस पद्धति में है या सीजीएस में है या एसआई में। तो जो भी दिए हुए हैं उन सभी का आप ऐसा यूनिट में चेंज करोगे। ऐसा यूनिट में चेंज करने के बाद जो फॉर्मूला है वो पुट करोगे और इसका फाइनल आंसर निकालोगे। तो देखिए इधर हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो वी नो दैट मैंने अभी बात करी थी एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन की। तो गति के प्रथम नियम से, गति का प्रथम नियम क्या है स्टूडेंट्स, v इक्वल्स टू u प्लस at। और यहाँ से क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इक्वेशन में फिर देता हूँ। अब जो हमें दिया है वो क्या कह रहा है कि विराम अवस्था। तो विराम अवस्था क्या होती है, यानी कि प्रारंभिक वेग। भाई जब आप विराम अवस्था में खड़े हो, आपने चलना ही स्टार्ट नहीं करा है, तो उस स्थिति में आपका वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो विराम अवस्था में या प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा उसका, जीरो। अंतिम वेग क्या है, स्टूडेंट्स, v। और v कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? ये क्या कह रहा है कि 5 मिनट बाद, टाइम क्या है 5 मिनट, और एक्सीलरेशन पूछा है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जो क्वांटिटी दी हुई है उनके हमें यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। तो आपको पता है स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। बात समझ में आ गई? तो जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे तो 72 इंटू 5/18, ये 4 बार क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आया। और सेकंड कितनी आ गई, फिर इंटू 60 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 300 सेकंड।
अब जो वैल्यू दी हुई है वो क्या करेंगे, पुट कर देंगे फाइनली। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू। तो v क्या है, 20 माइनस 0 अपॉन t क्या है 300। तो एक्सेलरेशन क्या आया डियर स्टूडेंट, 2 अपॉन 300। ये से घटा ये से घटा, कितना आया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो रेलगाड़ी 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ेगी, तो वहां पे जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 1 का 15वां भाग। बात समझ में आ गई। तो चलिए ऐसे ही एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज आपके नए टॉपिक की बात करते हैं, और वो क्या है, आपका स्टूडेंट्स संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन का नियम या लॉ ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, संवेग संरक्षण का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग होता है। ये बात समझ में आ रही। लेकिन संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संरक्षण का नियम ये कहता है कि जैसे आपके पास, पहली बात तो ये कि गति के द्वितीय प्लस तृतीय, गति के द्वितीय तथा तृतीय नियम से हम ये कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण होता है वो फाइनली और इनिशियल, यानी कि फाइनल संवेग इनिशियली प्लस संवेग फाइनली, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और ये कंडीशन कब होती है, जब उस पर, जब किसी वस्तु पर कोई भी बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स ना हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब वस्तु क्या है, रेस्ट में है, जब वस्तु क्या है, रेस्ट में है, तो उस स्थिति में उस पिंड कण या कोई भी वस्तु होगा या कोई भी वस्तु होगी, उसका जो निकाय, यानी कि उसका जो निकाय होगा, उसका कुल संवेग संरक्षण है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो आपकी परिभाषा क्या कहती है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर, यदि, मैंने वही तो बताया, यदि कणों या किसी समूह के निकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में उस निकाय का कुल संवेग क्या होगा, नियत होगा या 0 के बराबर होगा। अब देखिए आप इसको प्रैक्टिकली समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इधर आपने गति का तृतीय नियम पढ़ा, आपने गति का तृतीय नियम पढ़ा, और वो क्या था, every action is
every action is equal and every action is equal and every action there is an equal there is an equal every action there is an equal and opposite reaction and opposite reaction। कहने का मतलब क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों कहे, मैंने बताया भी था कि जैसे मेरे पास दो वस्तुएं हैं स्टूडेंट्स, एक ए है और एक बी है। ठीक है, मेरे पास क्या है, दो वस्तुएं हैं ए और बी। तो क्या करेंगी, जब ए ने बी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है, तो उसी टाइम उतने ही माप का बी भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ गई? क्या करेगा, बी भी उतने ही माप का या उतनी ही स्पीड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यानी कि फोर्स ए है वो इक्वल होना चाहिए फोर्स बी की। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपके पास ये क्या है, गन है, ये क्या आपके पास गन है और ये गन लोडेड है, ठीक है, ये गन क्या है, लोडेड है। ये यहाँ पे इसमें क्या डली हुई है, गोली डली हुई है गैस, ठीक है, ये गन है वो लोडेड है और इसके अंदर क्या डली हुई है, बुलेट डली हुई है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आप बंदूक से गोली दागते हो तो ये गोली बाहर निकलेगी, यानी कि जिस स्पीड से निकलेगी उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में इस बंदूक पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो आपने देखा होगा कि गोली, जैसे मैंने क्या करा कि गोली मेरी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है आगे, ठीक है, और ये पीछे की ओर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि जो वस्तु पे इधर बल लगेगा वो इधर वापस बल लगेगा, तो लेकिन ऐसा क्यों है भाई? जैसे बंदूक है, जो गोली थी वो 20 मीटर पर सेकंड की गति से निकली, तो बंदूक भी पीछे की ओर उतनी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से पीछे होनी चाहिए थी। ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? ऐसा ये कारण है कि जो अपना ये होता ना फोर्स है, वो क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एम ए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपना ये फोर्स है ये मास पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, यानी कि जिस वस्तु का मास ज्यादा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, कम, उतना ही उसका ज्यादा क्या हो जाएगा, फोर्स, और जिस वस्तु का मास कम है उसका उतना क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एम। कहने का मतलब क्या है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो आप आराम से, फिजिक्स में तो आपका कोई नंबर कटने वाला है नहीं। समझ में आ गई बात? अब देखिए यहाँ पे जब बंदूक का भार 5 केजी था, मैंने मान लिया दैट कि मेरे पास जो बंदूक थी, बंदूक का द्रव्यमान वो मैंने 5 केजी माना। क्या माना? 5 केजी। और गोली का भार मेरे पास क्या था, 50 ग्राम था। बात समझ में आ गई? यानी कि 0.05 केजी। तो कहने का मतलब क्या है, यदि इसका भार कम है तो इसका वेग ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसका भार कम है तो इसका क्या हो जाएगा, वेग ज्यादा हो जाएगा। इसका भार ज्यादा तो इसका वेग कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था
कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बारे में देखिए इधर। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहा था मैं। कंजर्वेशन ऑफ मोशन में मैंने पहली स्टेप आपको क्या बताई, फर्स्ट स्टेप बताई मैंने आपको। फर्स्ट स्टेप क्या थी कि जब क्या हो, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, अब यदि मैं इसको करना चाहूँ फाइनल, यानी कि ये तो हो गया मोमेंटम ऑफ इनिशियल, ये तो क्या हो गया मोमेंटम ऑफ इनिशियल। और मोमेंटम ऑफ फाइनल क्या होना चाहिए कि जब क्या हो मेरे पास v कोई ना कोई क्या हो वेग हो, तो उस पे क्या होगा। तो देखिए मैं मेरे पास दो कण है, एक a ले लिया मैंने, एक b ले लिया, एक कण है मेरे पास और एक b है। ठीक है, तो देखिए इस एक कण का जो भार होगा, भार क्या होगा ma, और ये क्या कर रहा है va वेग से गति कर रहा है। सेम इधर मेरे पास इसका जो भार है वो mb है और ये क्या कर रहा है vb वेग से गति कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो देखिए मोमेंटम ऑफ फाइनल क्या हो जाएगा, इन दोनों का मेरे को एक बात बताइए कि संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है mv होता है, यानी कि भार इंटू वेग। तो फाइनल क्या हो जाएगा ma इंटू va, और उसका क्या हो जाएगा mb इंटू vb, है कि नहीं। और मैं क्या कह रहा हूं कि इसके कुल निकाय, तो कुल कितना हो जाएगा ma इंटू va, ma इंटू va प्लस mb इंटू vb इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि f ऑफ इनिशियल बराबर होता है p ऑफ फाइनल। बात समझ आ गई, यानी कि कुल निकाय का संवेग है वो नियत रहता है। तो देखिए मुझे यदि इससे देखिए ma इंटू वी ए इक्वल्स टू माइनस का mb इंटू वी, यदि मुझे एक वैल्यू निकालनी हो कोई भी, जैसे मुझे ma की वैल्यू निकालनी हो, तो ये क्या होगा wb vb अपॉन va, ये नेगेटिव। और जो ये नेगेटिव लगा है ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ये जो नेगेटिव लगा है ये सिर्फ क्या करता है डायरेक्शन को शो करता है। ओके ओके दोस्त, देखिए इधर डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ही इसका एग्जांपल लेंगे पर ऐसी बात नहीं है, जैसे आपके पास ये क्या है रॉकेट है, रॉकेट है और ये रॉकेट में क्या डला हुआ है स्टूडेंट्स, ईंधन डला हुआ है, यानी कि इसमें ईंधन है और ये क्या है धुआं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, यानी कि ये रॉकेट है ये ऊपर की ओर जाता है, तो इसमें इसकी सहायता कौन करता है, ये धुआं। यानी कि रॉकेट जस्ट इसके अपोजिट साइड पे किस पे बल लगा रही है, ईंधन पे बल लगा रही है, और ये धुआं है ये वापस किस पे फोर्स लगा रहा है, रॉकेट पे लगा रहा है, जिसके कारण रॉकेट है वो क्या हो रही है आगे की ओर बढ़ती जा रही है। समझ में आ गई बात। सेम ऐसा यदि मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये मेरे पास बंदूक है, ठीक है, और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से ट्रिगर दबाया, यहाँ से मैंने ट्रिगर दबाया तो गोली आगे की ओर जाएगी,
और बंदूक पीछे की ओर जाएगी। तो ये गोली की दिशा हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी, बंदूक की दिशा हो जाएगी। ये किसकी दिशा हो जाएगी, बंदूक की दिशा, और वो गोली की दिशा। तो जो ये नेगेटिव लगा है इधर, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें एग्जांपल पहला क्या हो गया, संवेग संरक्षण में पहला एग्जांपल क्या हो गया, रॉकेट प्रणोदक, यानी कि जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, भाई जो अपने साइंस में जो रॉकेट छोड़ी जाती है उपग्रह के ऊपर, यानी कि ग्रहों पर छोड़ी जाती है, तो वो क्या होती है, उन पे जो गैस है वो जब जलती है तो वो धुआं नीचे की ओर आता है, और वो धुआं है वो अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाता है, जिसके कारण रॉकेट है वो ऊपर की ओर बढ़ती है। बात समझ में आई? तो चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो रॉकेट है ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करती है। समझ में आ गई बात? और क्रिया प्रतिक्रिया का मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा क्या होता है संवेग संरक्षण में, दूसरा भैया देखिए ये आपकी नाव है, ये आपकी क्या है, बोट है, और ये पानी है। ये आपकी नाव है और ये क्या है, बोट, पानी है। जब आप इस नाव में बैठे हो, भाई आप जैसे यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो, और जब आप पानी में रखी हुई नाव यदि पानी में चल रही है, आप इससे जंप करोगे तो क्या नाव पीछे की ओर नहीं जाएगी, मतलब नाव है आप ऐसे झुकोगे नाव पीछे की ओर जाएगी। तो ये भी किसका है, संवेग संरक्षण का उदाहरण है, संवेग संरक्षण का उदाहरण। यानी कि संवेग संरक्षण के जो एग्जाम्पल है वो आपके दैनिक जीवन में हमेशा काम आते हैं। तो मेन काम तो क्या है, यदि आपसे इसमें एग्जाम्पल पूछेगा तो आपसे यही पूछ सकता है कि रॉकेट है, उसका द्रव्यमान ये है, और उसके अंदर जो लिक्विड गैस है उसका द्रव्यमान ये है। यदि वो रॉकेट का वेग ये है तो धुआं का वेग क्या होगा, यदि आपको दे देगा कि धुआं का वेग है तो रॉकेट का वेग क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी। तो वैसे एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए संवेग संरक्षण में इसका एग्जाम्पल और इसके अब देखते हैं न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, चलिए देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि जैसे आपके पास यदि 5 kg की बंदूक से, यदि 5 kg की बंदूक से 50 ग्राम की गोली दागी जाती है, यदि 5 kg की बंदूक से 50 ग्राम की गोली दागी जाती है तो गोली का वेग 20 मीटर पर सेकंड है, तब उस स्थिति में बंदूक का वेग क्या होगा। बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूं मैं? भाई कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने गोली दागी तो आपके कंधे में पीछे की ओर फोर्स लगेगा, तो वो जो बंदूक से गोली दागने के बाद जो आपकी बंदूक पीछे आई है उसका वेग क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, भाई जैसे यहाँ पे VA निकालना हो, क्योंकि हमें VA निकालना है, समझ में आ गई बात। तो माइनस का WA VB अपॉन M है MA, MB अपॉन VB अपॉन MA, हमें यानी कि क्या निकालना है,
हमें क्या निकालना है। तो मान लिया मैंने मेरी प्रारंभिक वस्तु A है और दूसरी वस्तु क्या है B। प्रारंभिक वस्तु कौन सी है मेरे पास, बंदूक, और द्वितीय वस्तु क्या है मेरे पास, बुलेट या गोली। समझ में आ गई बात। जब गोली दागी जाती है तो गोली का जो द्रव्यमान है वो क्या है, mv है, और उसका वेग क्या है, vb है। बात समझ में आ गई। और बंदूक का जो द्रव्यमान है वो क्या है, ma है, और बंदूक का जो वेग है वो कितना है, va है। अभी क्या क्या दे रखा है उसको देखते हैं। देखिए 50 ग्राम की क्या है मेरे पास, बुलेट है। 50 ग्राम की क्या है मेरे पास, बुलेट है। और बंदूक मेरे पास कितने की है, 5 kg। 5 kg। तो ये ऐसा यूनिट है, इसको ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/1000। ये इससे कैंसिल आउट 0.005। बात समझ में आ गई। यानी कि इसको अपन क्या करेंगे, केजी में चेंज करके तो 100 से तो डिवाइड करेंगे 0.05। समझ में आ गई बात, केजी। अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इसका वेग क्या है स्टूडेंट्स, वीबी, यानी कि गोली का वेग क्या है 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें किसका वेग निकालना है, ये बंदूक जो पीछे की ओर आएगी उसका वेग निकालना है। तो VA इक्वल्स टू, अब देखिए इसको आप दो कंडीशन से निकाल सकते हो। एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली यानी कि प्रारंभ में इसका वेग 0 होगा, और वेग 0 होगा तो उसका मतलब क्या है कि उस स्थिति में जो बंदूक के अंदर जो गन अपनी लोडेड है उसके अंदर बंदूक और गोली दोनों का भार क्या होगा, जैसे मेरे पास क्या हो जाएगा इधर, जैसे ये वस्तु A है और ये बंदूक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वस्तु B भी तो है, इसके अंदर वस्तु क्या है, B भी है। तो इसका क्या हो जाएगा, MA MB इंटू BA। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या है कि जब प्रारंभ में U बराबर 0 है, यानी कि हमने जब गोली दागी नहीं है उससे पहले की बात है, तो गन क्या है अपनी लोडेड है, और गन लोडेड है तो उसके अंदर किस किस का भार है, बंदूक का भार है, गोली का भार है, और वेग क्या है उसका, VA है। लेकिन इनिशियली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इनिशियली 0 होगा और फाइनली यहाँ से निकल के आएगा, तो उसका कुल निकाय क्या रहेगा, नियत रहेगा। और वो अपन निकालेंगे क्या कि VB नहीं निकालना है हमें स्टूडेंट्स, हमें VA निकालना है, यानी कि जो बंदूक है उसका वेग निकालना है हमें। और वेग उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस WB कितना 0.05 इंटू वेग कितना है इसका 20 बटे में इसका कितना है 5 किलोग्राम है। तो इसे कट जाएगा कितने बार, 4 बार। तो VA कितना है स्टूडेंट्स, -2 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस स्थिति में बंदूक से गोली दागेंगे, यानी कि आप इस स्थिति में अपनी बंदूक से जब गोली बाहर निकलेगी तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फॉलो होगा। यानी कि जब ये गोली बाहर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर निकलेगी, उस स्थिति में इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बंदूक है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की ओर आएगी। बात समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि सवेग संरक्षण का नियम इन्हीं नियमों को समझाने के लिए काम आता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब आपको ये मैंने आपको क्या बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है F ऑफ A, यानी कि जिस वस्तु पे बल लगता है A पे, वही बल क्या लगता है उसी वस्तु पे दूसरी पे लगता है। समझ में आ गई बात कि आपके पास दो अलग अलग वस्तुएं हैं A और B, जैसे ये यहाँ पे रही, तो इस पे यदि इस साइड में F एक बल लग रहा है तो वापस क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से इस पे क्या लग रहा है, वापस B बल लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब न्यूटन के तृतीय नियम की बात करेंगे तो जो तृतीय नियम कह रहा है कि दोनों साइड में बल इक्वल लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है, यदि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड के बल बुलेट पे लग रहा था तो उतना ही बल बंदूक पे लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि बंदूक का जो भार है, यानी कि बंदूक का जो मास है वो ज्यादा है बजाय किसके,
बजाय किसके, गोली के। तो कहने का मतलब क्या है कि मास जितना ज्यादा होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा, और मास जितना कम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए, क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जब मास कम होगा तो त्वरण ज्यादा होगा, और मास अधिक होगा तो त्वरण भी क्या होगा, अधिक होगा। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप इनको प्रैक्टिकली समझोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपके पास ये क्या है, ये रॉकेट है, ठीक है, और ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, ये रॉकेट क्या जा रहा है। यदि मैं इसमें कह दूं कि जो ईंधन है वो मेरे पास क्या है, 2000 लीटर है, समझ में आ गई बात। यानी कि ईंधन का जो भार है वो मेरे पास 2000 किलोग्राम, 2000 ग्राम किलोग्राम मान लो, और मेरे पास जो रॉकेट है उसका भार है 5000 किलोग्राम, ठीक है। और जो धुआं है उसका वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड है। क्या है, मेरे पास जो धुआं है उसका वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो रॉकेट के वेग क्या होगा, तो रॉकेट का वेग क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, रॉकेट का वेग निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये VA है, यानी कि धुआं का वेग VA है और रॉकेट का वेग VB है। रॉकेट का द्रव्यमान क्या है, mb, और धुएं का द्रव्यमान या ईंधन का द्रव्यमान कितना है मेरे पास, VB, यानी कि ma। ओके स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम ऑफ इनिशियली क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, और मोमेंटम ऑफ फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोमेंटम ऑफ फाइनली क्या होगा, बताइए क्या होता है, माइनस, मुझे किसका निकालना है, VB निकालना है। तो माइनस का जब VB निकालना है तो ऊपर क्या जाएगा, VA इंटू MA अपॉन MB। ओके, जब मुझे VB निकालना है तो VA अपॉन MA इंटू VB, तो क्या आ जाएगा, VB इक्वल्स टू VA की वैल्यू क्या है, VA की वैल्यू क्या है 2000 kg इंटू MA की वैल्यू क्या है मीटर पर सेकंड 5 अपॉन 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल किए, इससे कैंसिल क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ईंधन है, जब ईंधन का जो धुआं है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और वो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड का।